हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आप सब बढ़िया, मस्त कर रहा है सब। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा पार्ट कवर कर लिया था। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता था, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते थे, एरर्स क्या होती थी, डायमेंशंस क्या होती थी, डायमेंशन एनालिसिस का जितना भी पार्ट था वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना समझ लीजिएगा। अभी आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपको वहां पर मैथ में भी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और वेक्टर के बगैर तो कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। अगर आपको वेक्टर नहीं आया तो समझिए फिजिक्स नहीं आई। ठीक है, तो आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। और जो लड़के नीट या IIT जेईई या जेईई मेंस का सोच रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर आपको बारीकी से आना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। और हम वेक्टर में हर वो एक चीज आपको इस पे प्रोवाइड करवा देंगे जो आपके नीट के लिए या जेईई मेन के लिए आवश्यक है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा, पूरा मैटर आपको मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए, जितना पढ़ा देंगे ना इससे बाद कुछ बचेगा ही नहीं कि कोई और आपको पढ़ा दे। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। नया चैप्टर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मान लीजिए कुछ चीजें तो आप लोगों ने पहले से सुन रखी होंगी, लेकिन जो ये नई नई चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसको आप पहली बार में सुने होंगे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर का यूज क्या है और क्यों आवश्यक है वेक्टर हमारे। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम है वेक्टर, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स कि वेक्टर्स क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत आहिस्ता से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। वेक्टर पढ़ने से पहले आपको क्वांटिटीज जानी होंगी कि दो तरह की क्वांटिटीज आपके पास में होती हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको इससे पहले पढ़ा ही दिया था। आज पढ़ते हैं कि दो तरह की क्वांटिटीज आपके पास में होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो पहले उन क्वांटिटीज को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज अगर हम बात करते हैं, क्वांटिटीज जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं हमारे पास। एक होती है, कुछ हमारी क्वांटिटीज होती है जो स्केलर होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, अब देखिए स्केलर और वेक्टर में क्या है, ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे सपोज दैट हम आपसे ये कहते हैं कि जैसे हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में हैं। ठीक है, और लखनऊ से अगर हम आपसे कहते हैं लखनऊ से कानपुर जाना है, और मान लीजिए कभी भी आपको कुछ पता ही नहीं है कि कानपुर कहाँ पड़ता है, किस डायरेक्शन में है, आपको ना तो गूगल मैप यूज करना है, कुछ भी यूज करना ही नहीं है, मतलब किसी तरीके से कोई मदद नहीं लेनी है। आपको अपने मन से गाड़ी उठानी है और कहाँ चले जाना है, कानपुर। और आपको कानपुर के बारे में ABCD कुछ नहीं पता है, तो क्या आप लखनऊ से कानपुर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको एक डायरेक्शन बता दें कि आपको पहले पूरब जाना होगा, फिर इतने किलोमीटर जाइएगा तो आपको उन्नाव मिलेगा, फिर इतने किलोमीटर जाइएगा उधर पूर्व पश्चिम की ओर तो आपको कानपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने आपको डायरेक्शन भी क्या कर दी है, बता दी है। और हमने ये भी बता दिया है कि लखनऊ से कानपुर इतने किलोमीटर होगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको, मतलब मैग्नीट्यूड भी आपको हमने बता दिया है, डायरेक्शन भी हमने आपको बता दिया है। जब डायरेक्शन नहीं बताई थी तब भी आपको पता था, जब डायरेक्शन बता दी है तब कुछ और मैटर था, पूरा मैथड ही बदल गया। ठीक है, आपको जब डायरेक्शन नहीं बताई थी तो आपको कानपुर नहीं पता था किधर था, लेकिन जब डायरेक्शन बता दी तो कानपुर पता चल गया। तो वही उसी तरीके से स्केलर को और वेक्टर को समझना है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड का होना तो आवश्यक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का होना आवश्यक है लेकिन डायरेक्शन का होना आवश्यक नहीं है। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर नीड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है लेकिन बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आपके पास में एग्जांपल के तौर पे हम अगर आपसे बात करते हैं एग्जांपल पे, ठीक है, जैसे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की कोई फ्री डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस मतलब होता है टोटल लेंथ, जितना आप ट्रेवल करे हो, चाहे पूरब गए हो, चाहे पश्चिम गए हो, चाहे दक्षिण गए हो, चाहे जिस तरफ गए हो। मान लिया आप इधर गए, फिर पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। मान लीजिए पहले 5 किलोमीटर चले, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। ठीक है, अगर इस तरीके से चल रहे हैं
तो 5 ये 4 4 4 सब ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस पता चलेगी। क्या इसमें कोई डायरेक्शन पता है आपको? नहीं पता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमारी क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से होता है हमारे पास वर्क डन, ठीक है, वर्क होता है, एनर्जी होती है, ये सब हमारे पास किसमें आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पीड होता है हमारे पास, ठीक है, टाइम हो गया आपके पास में, पावर हो गई आपके पास में। इनमें किसी में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे टाइम की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि पूरब की ओर 2 किलोमीटर, पूरब की ओर 2 घंटे बज गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, सीधे सीधे बताते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। पावर, क्षमता, जैसे हम आपसे कहें कि आपके पूरब में इतनी क्षमता है और पश्चिम में जाओगे तो इतनी क्षमता है, तो इसमें कोई डायरेक्शन या कोई बाकी नहीं हुई, मतलब इसमें क्षमता है, पावर, ठीक है, ये भी डायरेक्शन का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की। ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिनमें डायरेक्शन और जिसके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नीडेड, ठीक है, दोनों की आवश्यकता हो, ठीक है, ये दोनों कंपलसरी है। इनके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे आपके पास में हम बात करते हैं फोर्स, एग्जांपल फोर्स। अगर फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन पता चलनी है। जैसे आपको किसी पे फोर्स अप्लाई करना है तो उस पर आपको पता चलेगा पूरब की ओर अप्लाई करना है कि पश्चिम की ओर अप्लाई करना है। मान लीजिए एक हमारे पास बॉक्स रखा था और उसको हमको पूरब की ओर, मम्मी कह रही है कि पूरब की ओर तरह इसको बेटा पूरब की ओर तरह थोड़ा सा कर दो, खिसका दो। अब पूरब की बजाय कहाँ खिसका दो इसको? पश्चिम की ओर खिसका दें तो शाबाशी मिलने के बजाय क्या मिल जाएगी? मार, ठीक है, मार मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था उधर की तरफ, हम बढ़ा के रख दिए पीछे की तरफ, तो उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, जिस तरफ कहा गया है उसी तरफ उसको क्या किया जाए? पुश किया जाए या पुल किया जाए, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। आप जब मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करी जाती है वही हमारे पास होती है। जैसे मान लीजिए कोई इधर गया ए पॉइंट से, फिर गया इधर बी पॉइंट से, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस। इसमें देखो डायरेक्शन की हमारे पास पता है कि डायरेक्शन कहाँ है। अगर यहाँ से ऐसे खींच लिया जाए नॉर्थ साउथ, ये सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास भी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से वेलोसिटी हो गई आपके पास में, ठीक है। और ये बहुत सारे हमारे पास है, इंपल्स हो गया, ये भी बताएंगे इंपल्स वगैरह क्या होता है, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। मोमेंटम है आपके पास में। ये सब जो जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है, ये सकता बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनमें क्या होती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल सा, ठीक है। जिनके अंदर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर, और जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो वो क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें आपको समझना है, इसमें बेसिक चीजें आपको समझनी थी, ठीक है। अब जरा हम समझ लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होती है? एक्चुअली में टोटल कितनी डायरेक्शन होती है? अगर हम आपसे कहें टोटल कितनी डायरेक्शन होती है तो आप कहेंगे 4, ठीक है। 4 डायरेक्शन नहीं होती है टोटल। अगर हम मेन आपसे बात करते हैं तो टोटल 6 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम आपके सामने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होता है? अप, नीचे क्या होती है? डाउन। और जो इनके बीच की डायरेक्शन होती है ये वाली नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट, ये इनकी सब डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इनको डायरेक्शन में मतलब मेन डायरेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। मेन में 4 ये होती है और 2 ऊपर नीचे। अब जैसे हम मान लीजिए कि हम बारिश की बात कर रहे हैं कि हमने इस पे डिनोट किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही बारीकी वाली चीज है। हमें इस पे डिनोट करना है कि बारिश हो रही है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरीके से बारिश हो रही है ऐसे करके, ठीक है, ये बारिश हो रही है ऐसे ग्राउंड पे आ रही बारिश हो रही है। तो अगर हम आपसे कहें कि बारिश किस डायरेक्शन में हो रही है, बारिश किस डायरेक्शन में हो रही है, तो आप तुरंत इतना बड़ा सा मुंह खोलेंगे और क्या कह देंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बारिश हो रही है या वेस्ट साउथ डायरेक्शन में बारिश हो रही है, जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल पे होते हैं ऐसे, ठीक है।
इसको हमको इस पे वर्टिकल बनाना पड़ता है क्योंकि हम बोर्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल नहीं बना पाएंगे। इस वजह से हम इसको नॉर्थ साउथ को क्या करते हैं, वर्टिकल बना लेते हैं। एक्चुअली में नॉर्थ साउथ ऐसे नहीं होता है वर्टिकल, ये ऐसी होती है डायरेक्शन, इस तरीके से। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल पे। तो क्या बारिश ऐसे ऐसे होगी? ऐसे नहीं होगी, बारिश तो हमेशा ऐसे होगी ना। तो बारिश हमेशा अप डायरेक्शन से कहाँ होती है, डाउन में होती है, ना कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन होती है ये हॉरिजॉन्टल पर होती है। ठीक है, और अप डाउन कैसे होती है, इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमको बनाना पड़ता है क्योंकि हम बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल बना नहीं पाएंगे, इसी वजह से हम इसको यहाँ पर वर्टिकल बना लेते हैं। जबकि ये वर्टिकल नहीं है, सब कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल पे होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई डायरेक्शन की बात हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि तो टोटल 6 डायरेक्शन आपको पता चल गई। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और अप डाउन। ठीक, पहले कोई मैप वगैरह में देखा होगा, मैप में इस तरीके से बना होता है। अगर ये नहीं बना है मैप के अंदर तो मैप बेकार है। ठीक है, अगर आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप मैप कैसे पढ़ पाएंगे? जो इंडिया का मैप होता है या वर्ल्ड का जो मैप होता है, किसी भी मैप में आप देखेंगे किनारे तरफ में ये बना होता है। इसके बगैर आपको आप मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई मैप तैयार करते हैं, अगर आप उस पर डायरेक्शन नहीं देते हैं तो फिर वो गलत माना जाएगा, मैप को सही माना नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता। आप अपनी मान लीजिए आपको घर बनवाना है और आप अपना क्या कहते हैं इंजीनियर के पास आप नक्शा बनवाने के लिए जाइए फील्ड का अपने। ठीक है, तो उसमें भी वो किनारे तक ये बना देगा, तभी तो समझ में आएगा कि गेट किधर लगाना है। मान लो उसने बना दिया नॉर्थ की तरफ, तुम लगा दियो साउथ की तरफ, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। तो इसको भी आपको समझना पड़ता है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। आखिर मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक, अब मान के ये लाइन जैसे हमने खींचा, ये मार्कर थी हमारे पास, मार्कर है ना, और इस मार्कर का अपना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, ये मार्कर था हमारे पास और इसकी अपनी क्या होगी, लेंथ होगी। ये लेंथ होगी हमारे पास, कुछ होगी। ठीक है, 1 क्या कहते हैं, कितनी होगी ये मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, जो भी हो अपने मन से। ठीक है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा है, ये लेंथ, यही इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यही मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें 100 न्यूटन, हमने भी कहा था कि फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका जो 100 न्यूटन तो हम बना ही नहीं पाएंगे इस व्हाइट बोर्ड पर, तो बना लेंगे। हमने एक लाइन खींची ऐसे, आगे तीर बना दिया और यहाँ पर लिख दिया कितना, 100 न्यूटन, बन गया। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया, अब ये फोर्स हो गया। अब ये देखो क्लियर नहीं लिखा है, अब इसके ऊपर हमने ये तीर बना दिया। ठीक है, तो एफ के ऊपर जब ये तीर बन जाएगी तब कहेंगे कि ये वेक्टर है। ये पूरा वेक्टर का सही तरीका है लिखा हुआ। ठीक है, वो तरीका सही नहीं था, ये तरीका सही है। तो जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, ऐसे तीर बना देते हैं, तो वो सही माना जाता है। ठीक है, जैसे किसी की वेलोसिटी लिखे कि 10 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये लिखा हुआ तरीका गलत है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के ऊपर हम वेक्टर बना दें तो ये तरीका सही है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक तीर से हम डिनोट करते हैं, बाढ़, बाढ़ कहते हैं ना, धनुष बाढ़, हाँ वही वाला। तो ये एरो, इसको हम क्या कहेंगे, एरो। इस एरो से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, जिसमें ये इसका हेड होता है, मतलब इसका सिर होता है, और इधर वाला इसका क्या होता है, टेल होता है, जिसको उसकी पूंछ कहते हैं। ठीक है, पूंछ। तो हेड और टेल ये दो हमारे पास होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो जो ये तीर है, ये तीर इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करती है बच्चे। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में ये तीर जो होती है ये इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करती है, और जो ये आगे का इस तरीके से बना होता है जिसको हेड कहा जाता है पूरा, ये आपका जो है डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, तो तीर में 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ऐसे जो त्रिभुज के आकार का बना होता है, ट्रायंगल के आकार का, ये पूरा ये डायरेक्शन डिनोट करेगा और ये मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा। इसी वजह से पूरे को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये है हमारे पास सब पूरा लिखा हुआ था। ये आपको समझ में आया डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन कितनी तरह की होती है, ये सारी बेसिक चीजें हमने समझ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर का। अब अगर हम आपसे कहें कि वेक्टर के टाइप कितने होते हैं, तो टाइप ऑफ वेक्टर भी समझ लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, कितने तरह के वेक्टर हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं कि जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर क्या हैं,
दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, एक ही तरफ है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सिंपल है। दूसरा हमारे पास होता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर कहते हैं दूसरा हमारे पास अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर जिसको कह सकते हैं, थोड़ा सा हम नेगेटिव वेक्टर की इसी में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। ऐसे हमारे पास वेक्टर क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर। मतलब बराबर तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, इनको अपोजिट वेक्टर भी कहा जा सकता है। ठीक है, दो वेक्टर ये हो गए। तीसरा वेक्टर क्या है, ये सब सिंपल वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, बताते रहेंगे आपको। तीसरा वेक्टर आपके पास में होता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, अच्छा इसी में पैरेलल वेक्टर समझ लेते हैं और इसी में एंटी पैरेलल भी समझ लेते हैं, दोनों एक ही में समझ लेते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं जैसे ये वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इसी के नीचे क्या हो, वेक्टर बी। ठीक है, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड इसमें सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक अगर इधर जा रहा है, एक मुंह इधर किए हुए है तो दूसरा मुंह इधर कर ले, इधर कर ले, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब है तो मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, पर डायरेक्शन दोनों की क्या हो, बदले। ठीक है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पैरेलल वेक्टर, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखते रहिएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है चौथा, आपके पास में आ जाता है जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अभी तो ये जीरो वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, ठीक है, तो जीरो वेक्टर भी एक वेक्टर है। जैसे हम आपके सामने एक पॉइंट रखते हैं, इस तरीके से एक पॉइंट रख दिया हमने, तो क्या आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, नहीं बता सकते। मतलब जिनकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब कोई डायरेक्शन की फिक्स नहीं होती है, ऐसे हमारे पास वेक्टर क्या कहलाते हैं, जीरो डायरेक्शन। मतलब जीरो मतलब बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, किधर भी डायरेक्शन हो लेकिन डायरेक्शन जरूर होगी। अब इसकी डायरेक्शन है लेकिन किधर है ये नहीं पता है। ठीक है, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इसकी इधर भी हो सकती है, बता नहीं सकते हम। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर हमारे पास क्या कहलाते हैं, जीरो वेक्टर, या इसको नल वेक्टर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा हमारे पास आता है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, ठीक है, कोलीनियर वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर जैसे मानते हैं जो एक ही लाइन में हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। देखो एक ही लाइन में है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलीनियर वेक्टर कहलाते हैं। एक ही लाइन में हो, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन को एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, एक ही लाइन में दोनों हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक, अगला आता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, ये कैसे वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कैसे होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जैसे कि एक ही प्लेन में जितने वेक्टर होते हैं, एक ही प्लेन से जितने वेक्टर अटैच हैं वही वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे प्लेन का मतलब कुछ प्लेन समझ लेते हैं, जैसे ये है आपके पास में, ठीक है, ये तो ये अपना एक प्लेन है, तो ये आपके पास में प्लेन है। अब इससे मान लीजिए कोई एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, तब भी इसको कोप्लेनर कहेंगे, जो इसी प्लेन से टकरा रहा है। अगर दो वेक्टर इस तरीके से आएंगे, दो वेक्टर हैं तो इसको दोनों को क्या कहा जाएगा, कोप्लेनर कहा जाएगा। अगर तीन है तो तीनों को कोप्लेनर कहा जाएगा। मतलब जितने भी वेक्टर इस प्लेन से आकर के क्या होंगे, अटैच होंगे, वो सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। मतलब जो पर्टिकुलर प्लेन से क्या करते हों, एक मतलब प्लेन से रिलेटेड हों। जैसे मान लेते कोई ये दो वेक्टर है हमारे पास इस तरीके से, तो अगर इनको हम इस पे रखते हैं ऐसे करके, तो देखो दोनों प्लेन पर हैं, तो ये भी क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से दोनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। इसको चाहे जिस डायरेक्शन में आप रख लीजिए, घुमा घुमा करके ये प्लेन पर ही अटैच रहेंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहा जाएगा। तो एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, या नोट बना करके लिख लीजिएगा कि कोई दो वेक्टर अगर आपके पास में है, कोई दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। देखिए कोप्लेनर वेक्टर दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं,
लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं लेकिन हमेशा कोप्लेनर नहीं हो सकते। जैसे ये तीन वेक्टर हमारे पास हैं इस तरीके से, तो ये दो देखो, ये दो तो कोप्लेनर हैं, प्लेन के ऊपर है, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को इस तरीके से रखते हैं तो ये हो भी सकते थे, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन से क्या होते हो, पास होते हो, उनको क्या कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। ठीक, चलिए 5-6 हो गए। 7वां वेक्टर देख लीजिए क्या होता है, सब समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। 7वां वेक्टर हमारे पास क्या है, 7 नंबर, जिसको कहा जाता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, चलिए कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, ठीक है, कई सारे वेक्टर हैं। अगर सबके सब एक ही पॉइंट से पास होते हो तो उनको क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट वेक्टर कहा जाता है। जैसे इनको सबको उठा के एक जगह पर लगा लिया, एक पॉइंट बना लिया, एक वेक्टर ए बना लिया इधर ही, ठीक है, वेक्टर बी भी यहीं से इसी पॉइंट से, वेक्टर सी भी इसी पॉइंट से, ठीक है, वेक्टर डी भी कहां पर, इसी पॉइंट से, ठीक है, वेक्टर ई भी कहां पर, इसी पॉइंट से। मतलब सारे के सारे वेक्टर अगर एक पॉइंट से पास होते हैं, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पास में टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर आपके पास में मिलता है जिसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है और इसका अपना एक फॉर्मूला भी है, यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसको समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता हो, 1 हो। ठीक है, सच टाइप ऑफ वेक्टर, सच टाइप ऑफ वेक्टर whose magnitude is 1। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर को एक साइन से डिनोट किया जाता है, कैप, इसको कैप कहा जाता है, टोपी वाला कैप। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एक कैप, ये वेक्टर जो लिखा होगा इसको यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, मतलब जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा है उसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास में, जैसे ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम जे से डिनोट करते हैं, जे कैप, ठीक है, ऊपर कैप लगा लेना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इधर वाले को के कैप से क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। ऐसे सिस्टम को यूनिट, ये इसको ऑर्थोगोनल, ये जो सिस्टम बनाया गया है इसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको भी एक नाम से डिनोट करते हैं, जानते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई जे के, ये सबके ऊपर कैप लगा है, ये कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर आप, ये आई है, जे है और ये क्या है, के है, इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वे वेक्टर क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, जिनको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू, कोई भी यूनिट वेक्टर है हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज में कि, इसको मिटा लेते हैं, मिटा क्या लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू टोटल वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब उस वेक्टर का मॉड जो भी है उसको मॉड में लिख लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर। ये हमने ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया है, जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए था, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू टोटल वेक्टर का मतलब टोटल वेक्टर, ये टोटल वेक्टर है। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है और ये यूनिट वेक्टर है, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। ये फार्मूला हमारे पास होता है कहेगा यूनिट वेक्टर का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ये निकालना होगा, मॉड इसका, तो इसका मॉड निकालने का फार्मूला ये होता है, जैसे मान लीजिए कई सारे आपके पास में वेक्टर है ना, इस तरीके से आपको वेक्टर से ए है तो कुछ इस तरीके से दिया होगा, 2i + 5j + 6k, ऐसे करके आपको वेक्टर दिए होंगे, आपको i j के फॉर्म में दिया होगा। तो आप जब यहाँ पर निकालेंगे, ये ए जब निकालेंगे ना यहाँ पर, तो इसको अंडर रूट करके निकालेंगे आप, अभी बात बताएंगे आगे।
2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर फिर 5 6 का स्क्वायर, इसको निकाल करके तब सॉल्व करके आएगा ये वैल्यू। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी केवल ये समझिए कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू टोटल वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये फार्मूला होता है। ठीक, चलिए ये फार्मूला लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को ऐड किया जाता कैसे जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, मान लीजिए आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं तो किसको ऐड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं ऐड करने के, एक हेड टू हेड ऐड करने का मेथड होता है, मतलब हेड किसी एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दो, या तो किसी एक वेक्टर के हेड को, या टेल टेल वाला सिस्टम होता है, टेल टू टेल, मतलब किसी एक की पूंछ को दूसरे की पूंछ से जोड़ दो। ठीक है, हाँ, तो एक हेड हेड और दूसरा टेल टेल, दो मेथड हमारे पास होते हैं। लेकिन अभी एडिशन कैसे करेंगे, कोई दो वेक्टर अगर आपके पास में दिए हैं, जैसे एक वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर आपके पास में वेक्टर बी दिया है, और दोनों को हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दो ऐसे ऐड करना इनको पॉसिबल नहीं है, कैसे ऐड किया जाएगा उसको आपको समझना होगा। तो हमने एक वेक्टर ए बना लिया, ठीक है, वेक्टर ए बनाया और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, वेक्टर ए और पर्टिकुलर एक एंगल पे आपको इसको जोड़ना होगा, एक एंगल पे आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसके हेड से इसके टेल को हमने क्या किया है, लगा दिया है, और उसके बाद इन दोनों को जो वेक्टर ऐड करेगा वही वेक्टर क्या कहलाएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, कोई दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड दिखाएगा वो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर क्या दिखाएगा, आर दिखाएगा, जिसकी वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होगी, बराबर होगी। अभी सिंपल इतना समझिए, अभी एडिशन आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे, जब दो एग्जांपल लेंगे तो कैसे ऐड किए जाते हैं वो बताते हैं हम आपको। अभी समझिए कि दो वेक्टर को जब ऐड करना है तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से हमने क्या किया, जोड़ दिया, और इसको एक वेक्टर से हमने और जोड़ दिया जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, और इसका फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये इन दोनों को वेक्टर को इस तरीके से जोड़ेंगे और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या हो गया, बराबर। अगर इसी में हमको इसकी डायरेक्शन निकालनी होती तो हमको वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल अगर पता चल जाए, वेक्टर ए तथा वेक्टर आर के बीच का अगर एंगल पता चल जाएगा तो हम उसकी डायरेक्शन भी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमने आपको नॉर्मल ऐसे बेसिक एडिशन बताया है। अभी एडिशन के बहुत सारे पार्ट हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताएंगे हम। ठीक है, अभी बेसिक चीजें आज केवल वेक्टर की हमने बताई हैं आपको, तो जब नेक्स्ट वेक्टर होगा भी सिंपल एडिशन हमने बताया है, और बीच में आपको एडिशन बताएंगे कि ट्रायंगुलर मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड होता है। ठीक है, बहुत सारे एडिशन के मेथड होते हैं जो आपको उसमें बताया जाएगा कि एडिशन कैसे किया जाएगा और सब्सट्रैक्शन किया कैसे जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कैसे एडिशन आप करेंगे वेक्टर्स का और कैसे आप उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, आपको वेक्टर बता दिया, क्वांटिटी समझ में आ गई। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आ गए और ये चीजें समझ में आ गई। सिंपल थोड़ा बहुत बेसिक एडिशन आपको समझ में आया है और एंगल निकालना आ गया। ठीक है, आगे वेक्टर में हम आपको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज के वेक्टर में बस इतना। ओके, बाय।